नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एचएन अध्ययन में। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा फाइनली आज हो गई। बहुत समय से इंतज़ार था और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे थे हम सभी। उसके पहले कुछ परीक्षा हुई थी, उन परीक्षाओं से बहुत से बच्चे निराश थे, हताश थे। उसके बाद से ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अब नए सिरे से एचपीएससी की तैयारी करते हैं। और चूँकि एचपीएससी पूरा शेड्यूल भी निकाल चुका था तो बहुत ज़्यादा बच्चों को उम्मीद थी कि एचपीएससी में तो हम कुछ अच्छा करेंगे ही। फाइनली एचपीएससी की परीक्षा हो गई और अब हमारे सामने रह गए फिर कुछ अनसुलझे सवाल और उसके जवाब अब हम तलाशते फिर रहे हैं। आइए पेपर पे कुछ एनालिसिस करते हैं, देखते हैं पेपर क्या था, किस हिसाब से आया था और क्यों आया था। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने उच्च स्तरीय कमीशंस जब पेपर बनाते हैं तो क्या उसको एक बार खुद नहीं पढ़ते हैं, क्या देखते नहीं हैं उसको। इस एक पेपर में जो कि आप सब दे चुके होंगे, इस एक पेपर में इतनी सारी गलतियां होना ये बिल्कुल बताता है कि पेपर कमीशन बिल्कुल ही इस बात से लापरवाह है। ये मैं यही शब्द का प्रयोग करूंगी क्योंकि हम एक आध क्वेश्चन में कोई फैक्चुअल गलती हो जाए उसको सोच सकते हैं कि चलो नहीं ध्यान दिया गया होगा, पर अभी हम पूरा पेपर देखेंगे। इस पेपर में मैं छोटी मोटी गलतियां हटा भी दूं, मतलब कुछ मात्रात्मक त्रुटियां हम ना भी देखें, उसके बावजूद भी इतनी सारी गलतियां हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं पेपर और कुछ एनालिसिस करते हैं कि क्या था पेपर भाई, क्या हमारे सामने आया। देखो, पहले कुछ बात मैं ज़रूर कहूँगी कि पेपर आपके सिलेबस के एकदम ओरिएंटेड था। जैसा सिलेबस बनाया है एचपीएससी ने एकदम उसी के अकॉर्डिंग पूछा था, लेकिन यहाँ एक अजीब सी दौड़ चल रही है। शायद पेपर टफ बनाना है, पेपर मुश्किल बनाना है, और उस पेपर मुश्किल बनाने के चक्कर में क्या पूछा जाना चाहिए, सच बात है क्या पूछा जाना चाहिए उससे हम कोसों दूर हैं। मैं अपने क्लास लेते वक्त भी कहती थी कि अब हम ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे शायद केजी के बच्चों में उनकी पोयम में पूछी जाती है ना, कि भालू चल रहा था, हाथी चल रहा था, अच्छा बताओ कौन क्या चल रहा था। अब हम टेक्स्ट से कुछ वैसा सवाल पूछ रहे हैं, पंक्तियां उठा करके पूछ ले रहे हैं। ये पंक्ति कहाँ से है, उस पंक्ति का, उस लाइन का आपके सिलेबस से क्या लेना देना है, या आपके देखो कोई भी सिलेबस बनाया जाता है ना, यूजीसी जब कोई भी सिलेबस बनाती है तो वो इस हिसाब से बनाती है कि हिंदी लिटरेचर की जो योग्यता है या संपूरकता उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होती है वो पूरी होती है। जाहिर सी बात है, आपके सिलेबस मतलब इतना अथाह है हिंदी साहित्य, उसके बावजूद भी आपको कुछ टेक्स्ट दिए जाते हैं, कुछ सीमित टेक्स्ट दिए जाते हैं, उन सब टेक्स्ट का कुछ तो मूल्य होगा। परीक्षा जो हुई यहाँ पे, पहली बात तो इसमें मैक्सिमम कथन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा कथन पूछे गए हैं। अगर ठीक ठीक से मैं काउंट करूँ तो मुझे लगता है 20 के अप्रॉक्स जो है वो केवल कथन आपके कोर सिलेबस के अंदर से पूछे गए हैं। इसके अलावा टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर जो गद्य का जो टेक्स्ट है ना, गद्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ये बात भी इस सिलेबस से निकल करके आती है। अभी तक के परीक्षा में ये शिकायत होती थी कि सिलेबस को पूछा नहीं, सिलेबस के ऊपर ऊपर उठा करके ले गए। ये जो सिलेबस, ये जो पेपर बनाया है उसमें भाई साहब ऐसा है कि सिलेबस के कितने अंदर घुसा जाए इसकी कोई सीमा ही नहीं रह गई है। अब चलिए आइए देखते हैं कुछ प्रश्न हमारे सामने कुछ है। चलिए, स्वाभाविक है ये सारे प्रश्न कुछ आपके फैक्चुअल नॉलेज के थे और कुछ रिलेवेंट थे। ये सभी सिलेबस से है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिलेबस से नहीं है। देखो ये सब निर्मला जैन वगैरह को मैंने कहा था भाई, इसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई है, अपने क्लास में कहा था कि इनके सभी रचनाओं को देख लेना, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। लिखवाया है ये सब मैंने आपको सिलेबस में लिखवाया है। चलिए इसके आगे बढ़ रहे हैं क्या और क्या क्या है इसमें।
ये सब सिलेबस में चलो लिखवाया है। पृथ्वी प्रदक्षिणा 2 दिन अभी नहीं हुए, 2 दिन पहले ही मैंने बोला था कि पृथ्वी प्रदक्षिणा पृथ्वी परिक्रमा दोनों अलग अलग है, ध्यान देना, रचना के साथ बताया था। चलो ठीक है, फिर भी यहाँ तक, फिर भी जब हम करने लगे तो पेपर देख रहे थे तो लग रहा था कि ठीक है, गरीमत है, अभी तक प्रश्न पूछा गया है। फिर आता है संस्मरण और रेखा चित्र से कुछ डीप प्रश्न पूछे हैं, कुछ ऊपर के प्रश्न पूछे हैं, या गद्य गीत लिखवाया है मैंने अपने नोट्स में, पढ़वाया है। चलो ठीक है, फिर भी यहाँ तक भी आ रहे हैं, ये सारे हम लोगों ने पढ़े हैं। मसला कहाँ आकर के बिगड़ रहा है? बिगड़ रहा है आपके सिलेबस पे जब हम देखते हैं कि सीधे सीधे नाम ही बदल दिया गया है, विधा का नाम ही चेंज कर दिया गया है और उसके साथ भी प्रश्न पूछा जा रहा है। चलो ठीक है, ये अभी जो लगाया हुआ है वो आपके सही प्रश्न में नहीं लगाया है, ये बच्चे का भेजा हुआ है, बच्चे ने लगाया है। सही प्रश्न के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन जब हम यहाँ इसका प्रश्न सॉल्व करते हुए जाते हैं और बढ़ते हैं, चलो कुछ कठिन कुछ आसान तरह के एक मिसलेनियस प्रश्न दिख रहे हैं, अभी तक दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये सारे गांधीवादी ये सब जो है विचारधारा मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड भी कहा था, जब नहीं समझ में आएगा तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेना, आपको शायद उत्तर आ जाए, ये भी बात हुई थी। चलो ठीक है, यहाँ तक फिर भी ठीक है। ये सब सवाल चलो एक बार की समझ में आते भी हैं, ये सब ठीक बढ़िया चल रहा है अभी तक। फिर भी ये लग रहा था कि बच्चों को टफ लग रहा था, लेकिन अपने आप को जस्टिफाई किया जा रहा था। शुरुआत के प्रश्न है, जस्टिफाई किए जा सकते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आप कंडीशन है भाई साहब। देखो यहाँ पर सबसे पहले स्थिति बिगड़ती है, यहाँ पर क्या है, ये क्या पढ़ रहा है एचपीएससी का हिंदी साहित्य, क्या पढ़ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। कौन से नाटक से प्रश्न पूछने की कोशिश की जा रही है, ये शायद एचपीएससी के विद्वान ही बता सकते हैं, या जिन्होंने पेपर सेट किया था वो बताए थे। बाकायदा 3-4 प्रश्न है। पहली बात तो ये जरूर देखें कि जिस भी विधा से पूछा गया है ना, ऐसा लग रहा है कि 3-4 प्रश्न लगातार उस विधा से पूछा गया है। आंसर बनाया जाता है, जो क्वेश्चन बनाया जाता है उसको फिर शफल किया जाता है, कई लोग से बनवाया जाता है, कायदा जो है वो यही है। उसके बाद उसको शफल करके फिर पूछा गया था। लेकिन ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को दे दिया गया, उसने एक विधा उठाई, उसे 3-4 प्रश्न बनाया, अगली विधा उससे उठाई, उसे 3-4 प्रश्न बनाया, और सारे प्रश्न आपको उसी क्रम में दे दिए गए हैं। एक प्रश्न में जो गलती है वो आप देख रहे हो, एक प्रश्न में जो गलती है वही उसके अगले प्रश्न फिर वो गलती है, फिर वही वो गलती है। कौन सा नाटक है, कौन से नाटक की बात की जा रही है भाई? क्या एचपीएससी का हिंदी साहित्य में कौन सा सिलेबस चल रहा है? ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। चलिए, एक माना कि किसी एजेंसी ने बनाया होगा, उसकी गलती ठीक, फिर भी ठीक है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे गलती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं ना, तो अब गलती आपके बर्दाश्त से बाहर निकलती जाती है। जब हम पढ़ते हैं फिर अब कामायनी की ये लाइन पे पूरी लाइन ढूंढते रह जाएंगे, कामायनी में कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से नहीं है, ख़त्म भी यहाँ पे नहीं है। क्या है? नित्य यौवन को नित्य जीवन लिखा है, यहाँ जड़ में स्फूर्ति को सृष्टि लिखा गया है। क्या देख करके समझ करके क्या प्रसाद की कामायनी ही पढ़नी है हमें, या कोई और भी कामायनी है जो उसकी पैरेलल वर्ड में चल रही है? मुझे नहीं पता। इसको हो सकता है आयोग बाद में जस्टिफाई करे अपने इन सभी कृत्य को। ये बढ़ते हैं आगे गलती, और ऐसी गलतियां अब देखो, अभी तक जो आपकी मात्रात्मक गलतियों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ये गलतियां पूरी फैक्चुअल गलतियों की मैं बात कर रही हूँ कि जो फैक्चुअल गलतियां यहाँ पर हैं। और प्रश्न कितने डीप पूछे गए हैं, अंदर से पूछे गए हैं, वो तो एक अलग मसला है। चलो उसको एक प्रकार से जस्टिफाई कर लेगी आपकी जो आयोग है। यहाँ देखिए, धर्माधर्मी दंभ श्रृंग से, क्या है, कौन सी लाइन है? मैं तो ये पढ़ी हूँ हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, ये मैंने बचपन से पढ़ा है कि भाई ये लाइन है जो आपके चंद्रगुप्त के में आती है भाई। इसके चतुर्थ में के षष्ठम दृश्य में अलका गाती है ये गीत। मुझे जो गीत पता है वो तो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से शुरू होती है। ये कौन सा गीत जो है जो अलग से चंद्रगुप्त में गाया जा रहा है, किसने गाया है, कौन बना रहा है? ये मात्रात्मक त्रुटियां नहीं है, इसको टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं कहा जा सकता है। ये कौन सी त्रुटियां हैं ये आयोग बताएगा। बात यहीं आकर के नहीं रुकती है, अभी इसके आगे भी जब हम बढ़ते हैं तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां जो आपको मिलेगी। इस तरह का कोई पात्र ही नहीं है सिलेबस में, अनिमा पात्र है, अतिमा पात्र नहीं मिलेगा। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। चलो इस बार की इसको मान लिया जाए कि है, ये क्या है? परिता गुरु।
परीक्षा गुरु आपके सिलेबस में, आपने अपना सिलेबस दे रखा है भाई, या आपने सिलेबस भी नहीं देखा कि सिलेबस में क्या है, चलो उसके अकॉर्डिंग एक बार आप पेपर देख लेते हैं ये क्या चल रहा है। मतलब एक बार बच्चा अगर सिलेबस को देखता भी है, हम बच्चे से एक दिन पहले ये कहते हैं कि कुछ मत करना, अपना सिलेबस देख लेना और उसके हिसाब से तुम 2-3 प्रश्न करके चले आओगे। बच्चा अपना सिलेबस देखेगा और ढूंढेगा कि ये जो टेक्स्ट था वो है कहाँ। भाई हमारी गलती नहीं है, हमें ये तो टेक्स्ट सिलेबस में मिला ही नहीं, हमें हिंदी साहित्य में ये टेक्स्ट मिला ही नहीं, तो हम आपको कहाँ से पढ़ाते। अब ये इसका जवाब आयोग ही दे सकता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या होगा। प्रशांत और कमला, कमला पात्र नहीं है, चलो मात्रात्मक त्रुटि समझ लिया, कमली को कमला लिख दिया, चलो ठीक है। कितना जस्टिफाई करे एक बच्चा इसको पढ़ते हुए, कितना जस्टिफाई कर सकते हैं हम आयोग के साथ, और आयोग ने कितना जस्टिफाई किया है बच्चों की पढ़ाई के साथ, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पूरे पेपर में यदि आप देखोगे तो अब ठीक से वो जो क्लेम करने की बात की जाती है, तो किस हिसाब से क्लेम किया जाए, कहाँ से क्लेम किया जाए, कितने प्रश्न पे आपत्ति जताई जाए, तो मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसमें आपत्ति जताई जा सकती है। भाई लतिका है, हम लतिका को जान रहे हैं, लतिका को पढ़ रहे हैं, नतिका को नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह की गलतियाँ कैसे हो सकती हैं? क्या प्रूफ नहीं हो रहा है? क्या प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई टीम नहीं है? जल्दीबाजी में पेपर बना दिया गया क्या है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किससे ये जवाब मांगा जाए। अब देखना है कि आयोग इन सभी प्रश्नों पर रुख कैसे करेगा। लेकिन मैं बिल्कुल कहूँगी, एचएन अध्ययन के हवाले से भी कहूँगी, अपने पर्सनल हवाले से कहूँगी कि सभी बच्चे आयोग के पास इनके स्क्रीनशॉट खींच करके भाई प्रमाण के साथ दिखाएं कि ये प्रश्न कैसे हैं, इनके जवाब कहाँ से थे, बच्चा क्या इसमें ढूंढे, ये सारे प्रश्न दिखाएं। फिर क्या आयोग कितने ही प्रश्न इसमें से डिलीट करेगा, कितने प्रश्न इसमें से बनाएगा, ये कौन है चंद्रिका सिंदूर की होली में, पूरा का पूरा सिंदूर की होली पढ़ डाले हम लोग, कहाँ रह गई ये पात्रा, छूती रह गई। इसका जवाब भी हम दे तो कहाँ से दें, कितना ही दें। देख रहे हैं पात्र उठा करके दे दिया सीधे, नाम नहीं मालूम है हमें। लेकिन अब जब आप एक प्रश्न देखते हो, एक पेपर देख रहे हो ना, एक विधा से लगातार 3-4 प्रश्न बनाया जा रहा है, जैसे कि प्रश्न बनाने के बाद उसको सफल करने की भी झंझट नहीं की गई है, उठा के चलो 3 प्रश्न यहाँ से 3 प्रश्न उठा करके दे दिया गया, इस तरीके से प्रश्न बनाया गया है। सामान्यतः आयोग के प्रश्नों पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने से मैं बचती हूँ। आयोग के प्रश्नों को, चूँकि आपके सिलेबस, ऐसा नहीं कह सकता यहाँ पर भी भाई, मुझे तो लगता है कि कुलपति मिश्र होने चाहिए थे। अब और डीप देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी इस तरह के प्रश्नों के जवाब भी ढूंढने के लिए। लेकिन इस तरह के पेपर जब देखते हैं और बच्चे आकर के बोलते हैं कि मैम इतना मेहनत किया, और इस तरीके से जब डिमोरलाइज होना पड़ता है पेपर देखने के बाद, फिर लगता है कि कहाँ से मेहनत कितनी कराई जाए बच्चों की। इस प्रश्न का पूछने का क्या औचित्य है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह मिलेगा ये शब्द, लेकिन चलो ठीक है, पूछा जा रहा है और हम ये सारे सब प्रश्न आपको बहुत बार दिखाया जाएगा। बच्चों ने कोशिश करी है आंसर देने की, भाई तुमने गलत लिखा है लेकिन फिर भी बच्चों ने आपको आंसर देने की कोशिश की है, ये मान लिया है। हम यहाँ पे गणित के साथ भी चलना है कि चलो मान ले रहे हैं कि ये लिखा होगा, ये इत्याचंद्र जोशी भी कोई विद्वान होंगे, हम मान लिए कि भाई इलाचंद जोशी को इत्याचंद्र जोशी पढ़ा जा रहा है, इस मानने के अकॉर्डिंग भी बच्चे आंसर कर रहे हैं। ये सारी वो गलतियां मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये वो गलतियां हैं जो मात्रात्मक गलतियां भी नहीं कही जा सकती हैं। उनको तो अभी हमने देखा ही नहीं है, मैं केवल वो दिखा रही है। राउत बेल, कहाँ है ये रचना? इस तरीके से अगर आयोग गलती करता है, हम एक मात्रात्मक गलती भी अगर आयोग के द्वारा होती है तो भी आयोग को या तो वो प्रश्न हटाना पड़ता है या तो उसके नंबर सभी को देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, कितने प्रश्नों को आयोग हटाएगा और कितने प्रश्नों के नंबर सबको देगा, इस पेपर से तो समझ में नहीं आ रहा है। तो काफ़ी मैं क्या कहूँ इस पेपर का जो सिलेबस था, चलो ठीक है, आपने HPSC के सिलेबस
के आसपास रखने की कोशिश करी आयोग ने। पेपर बनाने वाले ने बहुत मेहनत करी, टफ बनाने के नाम पर चलो ठीक है नया प्रयोग हो रहा है, हम ये भी मान सकते हैं, लेकिन आयोग के पास तो भाई पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशन होता है अलग से ना, एक संस्था होती है अलग से जो पेपर बनाती है, देखती है, काफ़ी समय से पेपर बनाया जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे प्रतियोगी छात्र जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं, उसको क्या जवाब दें, उसको हम आयोग के हवाले से क्या जवाब दें, हम क्या आश्वासन दें, ये हम भी आयोग से जानना चाहते हैं। चलिए फिर भी एज ए मोटिवेटर, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, मैं अब फिर भी अपने बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ कि चलो ठीक है, इस पे तुम देखो क्या है, तथ्य देखो तुम्हारा कितना सही हो रहा है। आयोग का भी कुछ प्रतिक्रिया आएगी, आयोग की प्रतिक्रिया का इंतज़ार भी करो, अपने अपनी बात आयोग तक आप पहुंचाइए। उसके बाद देखिए आयोग, मुझे लगता है, मुझे अभी भी पूरा भरोसा है आयोग पे कि आयोग बच्चों की सुनेगा। बच्चे अपनी अपनी बात रखेंगे तो शायद आयोग बच्चों के को समझेगा और कुछ अच्छा फैसला लेगा इस पेपर के हवाले से। अब पेपर चाहे आप प्रश्न कितने कम कर सकते हैं वो आप देखिए, पेपर फिर से कराना चाहिए वो आयोग तय करेगा। हमारा बस फिलहाल आयोग से यही अपील है, और मैं सभी बच्चों से कहूँगी, बहुत कह सकती हूँ एक विनती है, बहुत ही प्रेम से ये हम सभी आयोग से अपील कर रहे हैं कि इस तरह की गलती, इस तरह की त्रुटियाँ बच्चों के करियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कृपया आप उसको देखें और समझें और कुछ सही इसके लिए आप कार्य उठाइए, कुछ सही स्टेप उठाइए। तो चलिए, ये था आपका पेपर के प्रश्न कैसे आए थे वो हम लोगों ने अभी देखा ही। पेपर के क्या प्रश्न, ज़्यादातर गद्य के विधाओं के ज़्यादा प्रश्न थे, रिलेवेंट प्रश्न पूछे गए थे। आपके पूरे सिलेबस में कहूँ तो 100 में से 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, हो सकता है जो आपने बिल्कुल, आप इसको बोल सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस टाइप के हैं। 10 भी नहीं होंगे, 7-8 ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी सब सिलेबस है, उसको आयोग जस्टिफाई कर लेगा। सिलेबस वो टफ है, मैं कह रही हूँ वो टफ है, बहुत ज़्यादा डीप है, वैसे नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन शायद उसको आयोग जस्टिफाई कर ले। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आते हैं इसी पेपर के कंप्लीट एनालिसिस के साथ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुँचा सकूँ, सही प्रश्नों के उत्तर पहुँचा सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी इन सभी प्रश्नों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कोई और डाउट है आपके मन में, कुछ आप कहना चाहते हैं एचएन अध्ययन के हवाले से आयोग को, कुछ हमसे बताना चाहते हैं कि हम भी आयोग को आपकी तरफ से कुछ निवेदन कर सकें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमें मेल भी कर सकते हैं। बाकी हमारा नंबर जो है वो आपके पास ऑलरेडी है, 9450 40 39 52। इस नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी प्रश्न को लेकर के आपके पास कोई भी ऑथेंटिक सोर्स के साथ आंसर हो तो ज़रूर भेजो। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया, धन्यवाद।